नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम लोग मातृभूमि का मान पाठ का अभ्यास करेंगे और इस पाठ के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। पात्रों को ध्यान से देखिएगा। राव हेमू जो कि बूंदी के शासक हैं और एक देशभक्त हैं, स्वाभिमानी हैं, कर्तव्यपरायण, निर्भीक व्यक्ति हैं, सच्चे राजपूत हैं। उन्हें अपने जाति पे, अपने देश पे, अपने कर्तव्य पे गर्व है। वो बूंदी को किसी के अधीन नहीं देखना चाहते। हारा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। ये बात जो है वो उनके इस विचार को प्रस्तुत करती है। उसके अलावा राव हेमू जो है वो बड़े ही विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, भावुक हैं और उनके व्यक्तित्व का पता इससे भी लगता है कि वो पूरे मेवाड़ को अपना भाई, अपना सगा, अपना बंधु मानते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी, उनका इतना अपमान होने के बाद भी वो महाराणा को माफ कर देते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। ये भी उनके विशाल हृदय का प्रदर्शन करता है। वो काफ़ी समझदार है। वो कहते हैं कि पहले से राजपूत जो हैं एक सूत्र में बंधे हुए हैं, अगर उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश की जाएगी तो ये प्रेम का बंधन भी टूट जाएगा, इसलिए ऐसा ना किया जाए। वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, दूरदर्शी हैं। उसके बाद ये अंत में हम लोग लिख देंगे, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। दूसरे पात्र हैं अभय सिंह, मेवाड़ के सेनापति। तो वो भी आप यहाँ पे देखिए, अभय सिंह मेवाड़ के वफादार और कर्तव्यपरायण सेनापति हैं। वो राजा की हर बात को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो कुशल सेनापति, बुद्धिमान और अच्छे सलाहकार भी हैं। राणा को अच्छी सलाह भी देते हैं। वो एक अच्छे दूत भी हैं। अपने शासक की बात दूसरों तक पहुंचाने की बहुत अच्छी से कोशिश करते हैं। वो अपने महाराणा यानी कि लाखा के विचार राव हेमू को बहुत सुंदरता से बताते हैं, सुनाते हैं। अभय सिंह किसी भी बात को तर्क से सिद्ध करते हैं, यानी बहुत तार्किक बुद्धि है उनकी, किसी भी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अभय सिंह सदैव महाराणा लाखा को उत्साहित करते हैं, यानी कि वो एक समझदार व्यक्ति हैं, साथ ही साथ एक देशभक्त, स्वामी भक्त व्यक्ति हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभय सिंह एक अत्यंत बुद्धिमान, वाक्पटु मतलब बोलने में कुशल और कुशल सेनापति हैं। वे शत्रु की वीरता को भी पहचानते हैं। वो जानते हैं कि वीर सिंह एक बहादुर व्यक्ति है और मरने से भी नहीं डरता, इसलिए उसके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि तुम ये युद्ध मत करो, क्योंकि ये नकली बूंदी का दुर्ग है और तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। फिर महाराणा के मान प्रतिष्ठा के लिए अभय सिंह पूर्ण रूप से समर्पित भी हैं। तो ये ओवरऑल मिलाकर के आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा पात्र है महाराणा लाखा, जो मेवाड़ के शासक है। तो उनके बारे में आप लोग ये लिख सकते हैं, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक एवं एकांकी के मुख्य पात्र हैं। वीर हैं, सच्चे देशभक्त हैं। उन्हें अपने मेवाड़ पर और अपने कुल पर नाज है, गर्व है। वे अपने राज्य को सबसे बड़ा राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। वो छोटे बड़े सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना चाहते हैं, ताकि वो सब एकजुट होकर के विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध कर सके। और ये चीज उनके देशभक्ति को भी दिखाता है। आत्माभिमानी हैं वो, आत्मा अभिमानी यानी खुद पर उनको अभिमान भी है, घमंड भी है, और इसलिए वो अपनी पराजय को सहन नहीं कर पाते हैं। वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जोश में भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा तैश में आ जाते, क्रोध बहुत ज्यादा आता है उनको, जिस वजह से वो तुरंत प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं कर जाते तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और ये जानते हुए भी कि ये कठिन है, फिर भी वो इस पर अडिग रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी अपने वचन को नहीं तोड़ते, यानी कि वे अपने बात पर अडिग रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े। उन्हें इस बात का भी तकलीफ है कि उनके वजह से उनके कुल के मान मर्यादा पर भी आंच आई है। ये बात भी उनके विचारों को दर्शाता है। और अंत में ये 2 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। वो अपने भूल को स्वीकार करने से भी नहीं हिचकते हैं, अपने भूल को मानते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, ठीक है। अगला है जो मुख्य पात्र है इस पाठ का, वीर सिंह। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का सिपाही है, राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, सिर्फ सिपाही है। और
जो बूंदी का रहने वाला है। ठीक है, तो वीर सिंह के चरित्र चित्रण के विषय में आपके पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है और पाठ में पूरे डिटेल में बता दिया है। ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए कि वो वीर है, देशभक्त है, कुशल योद्धा है और कुशल नेतृत्वकर्ता भी है। यानी कि जब अपने साथियों को साथ युद्ध के लिए ले जाता है तो उन लोगों में जोश भरता है, युद्ध का कारण बताता है, उन लोगों को तैयार करता है पहले युद्ध के लिए, उसके बाद इस प्रकार से दुर्ग में छुप कर बैठता है, इस प्रकार से युद्ध नीति बनाता है कि कुछ लोग मिल करके पूरे दिन तक मेवाड़ की पूरी सेना को रोक कर रख पाए थे। उसके बाद वो निडर है और वफादार भी है। वफादार है क्योंकि वो कहता है कि मैंने महाराणा को पूरा साथ दिया है और देता भी रहूंगा, लेकिन हाँ तब तक जब तक कि बात मेरे मातृभूमि पर ना आए। तो इस प्रकार ये भी हम देखते हैं कि वो स्वामी भक्त तो है, लेकिन अपनी मातृभूमि को अपने काम से ज्यादा महत्व देता है। मातृभूमि के प्रति उसके विचार बहुत ऊंचे हैं। ठीक है, और उसके लिए मरने से भी वो नहीं झिझकता। उसके बाद चारणी है, जो एक विदुषी है, यानी समझदार औरत है, देशभक्त है, अपने देश को अपने राज्य को ऊंचे स्तर पर देखना चाहती है और उचित वक्ता है। यानी जब महाराणा गलत होते हैं तो उनको भी वो गलत बोलने से नहीं चूकती है, उनको भी वो गलत बोलती है कि आपने ये गलती की है। उसके बाद वो अच्छी सलाहकार है, उसने ही सलाह दिया था कि आप नकली दुर्ग बना करके युद्ध को खत्म करें। वो अच्छी सलाहकार है, वो नहीं चाहती है कि राजपूतों की एकता में फूट पड़े। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप डिटेल में लिख लेंगे, मैंने पहले भी बता दिया है पाठ में। इसके प्रश्नोत्तर भी मैंने पूरे करवा दिए हैं, तो वो भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। मैं उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब आते हैं कहानी की ओर। तो कहानी है कि बूंदी के गढ़ में जाकर के सेनापति अभय सिंह महाराणा लाखा का संदेश पहुंचाते हैं कि आप सब लोग स्वीकार कर लीजिए अधीनता मेवाड़ का। बूंदी के राव जो थे, वो राव हेमू ने उस बात को एकदम से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक वीर जाति हैं और वीर जाति किसी की भी परतंत्रता, अधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं करती। वो आप अगर ये सोचते हैं कि हम लोगों को अपने अंदर में रखकर संगठित करेंगे, यानी एक बना करके रखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम आजाद रह करके आपके साथ रह सकते हैं, जैसे कि पहले से हैं। पहले भी हमने मेवाड़ का साथ दिया है, लेकिन आजाद रह कर, ना कि उनका गुलाम बनकर। तो हमें गुलाम बनाने की कोशिश ना कीजिए। राव हेमू उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरह से आप एकता पैदा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप राजपूतों को अपने अधीन करने की कोशिश करेंगे तो वो जो भी एकता है, जो भी प्रेम है उनके बीच में, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। और इस बात से वो पूरी तरह से इनकार कर देते हैं कि हम लोग अधीनता स्वीकार करेंगे। वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये पाठ में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन निमड़ा के मैदान में युद्ध होता है और उस युद्ध में महाराणा लाखा को अपनी सेना के साथ पीठ दिखाकर भागना पड़ता है, जो कि महाराणा लाखा को बहुत ज्यादा व्यथित करता है, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका कुल जो है, उनका खानदान जो है, जिसमें महाराणा प्रताप और बाप्पा रावल जैसे वीर थे, उन लोगों के वंश के महाराणा लाखा युद्ध की भूमि से अगर भाग कर आते हैं तो उन्होंने उन वीरों का और अपने कुल का अपमान किया है। उनके माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है, कायर होने का कलंक उनके ऊपर लग गया है। तो वो उस कलंक को धोना चाहते हैं और इसी आवेश में आकर के, जोश में आकर के वो एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में ससैनिक प्रवेश ना कर जाऊं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह इस बात के लिए उनको मना करते हैं, कहते हैं कि आप अपनी शपथ जो है वो वापस ले लीजिए, क्योंकि जीत तो हमारी जरूर होगी, क्योंकि बूंदी एक छोटा सा राज्य है और हम लोग बहुत बड़े राज्य हैं, हमारे सैन्य दल बहुत बड़ा है, हमारी ताकत बहुत ज्यादा है, तो हम जीत जाएंगे। लेकिन चूंकि बूंदी के हाड़ा जाति बहुत वीर जाति है, इसलिए वो इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वहां पे बहुत समय लगेगा और आप अन्न जल के बिना ये नहीं कर पाएंगे। तो वो मना करते हैं, लेकिन महाराणा कहते हैं कि मैं सूर्यवंशी हूँ और सूर्यवंशियों का ये नियम है कि प्राण भले चले जाए पर वो अपने वचन से, अपनी बात से नहीं मुकरते, इसलिए मैं ये शपथ नहीं वापस ले सकता। और तभी चारनी वहां पर प्रवेश करती है ये गाते हुए कि देश की एकता का माला ना टूटे, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस एकता को बनाया गया है। तो महाराणा उनसे कहते हैं कि पर मेरी इस शपथ की वजह से एकता की माला टूट जाएगी।
तो चारनी फिर उनको पहले तो मना करती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शपथ की बात सुनकर उन्हें सलाह देती है कि ऐसा कीजिए कि आप बूंदी का एक दुर्ग बना लीजिए, क्योंकि आपने यही शपथ लिया था ना कि बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश करना है, तो पहले आप एक नकली दुर्ग बना लीजिए और फिर उसमें सेना के साथ प्रवेश करके उसको ध्वस्त कर दीजिए, उसको नाश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इस प्रकार आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और युद्ध भी नहीं होगा, बहुत बड़ा विनाश नहीं होगा। तो इस बात को वो मान तो जाते हैं महाराणा लाखा और कहते हैं कि ठीक है, बना दो दुर्ग। और फिर लेकिन दुर्ग जब बन जाता है तो वहां पर जाने के बाद वो कहते हैं कि इसमें एक सच्चाई होनी चाहिए, नाटक जैसा होना चाहिए कि हाँ, हमने युद्ध किया है और तब हम इस दुर्ग में घुसे हैं। इसके लिए अभय सिंह योजना बनाते हैं कि हाँ, हमारी ही सैनिक यहाँ पे रहेंगे और झूठ मूठ के युद्ध करेंगे, छूछे वार करेंगे, खाली वार करेंगे, ताकि ऐसा लगे कि युद्ध हो रहा है। और फिर उस युद्ध में नाटकीयता के साथ नाटक करते हुए बूंदी के दुर्ग के अंदर के सैनिकों को हरा करके महाराणा अंदर प्रवेश करेंगे और फिर उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। ये उनकी योजना होती है। इस सब के बाद भी महाराणा लाखा कहते हैं कि ठीक है, मेरी प्रतिज्ञा तो इससे पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मुझे इस तकलीफ से कि मैं युद्ध छोड़कर भागा हूं, मैंने अपने कुल के मान सम्मान पे कलंक लगाया है, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बूंदी को पराजित तो जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल जो प्रतिज्ञा कर ली है उस प्रतिज्ञा को पूरा कर लेता हूं इस नकली बूंदी के दुर्ग के द्वारा। और इसके बाद वो दोनों जब चले जाते हैं तो वीर सिंह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है और फिर वो लोग आपस में बात करते हैं और वीर सिंह ये कहता है कि जहां पर हाड़ावंशी होंगे वहां पर बूंदी का अपमान करना संभव नहीं होगा। ये बात महाराणा को हम दिखा देंगे, हम उनको बता देंगे कि हम कमजोर नहीं हैं, हम अंत तक अपने मरने तक लड़ेंगे। वो ये भी कहता है कि मैं स्वामी भक्त हूँ, मैं महाराणा के पक्ष से लड़ूंगा क्योंकि मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, लेकिन तब तक जब तक कि हमारी मातृभूमि की उस बीच में ना आए। और अब यहाँ पर हमारी मातृभूमि के मान सम्मान का प्रश्न है, तो हम लोग बड़ी इज्जत से महाराणा की तलवार उनके चरणों में रख देंगे, उनसे विदा लेंगे और बूंदी की ओर से लड़ेंगे, उसका सम्मान करें, उसका मान बचाएंगे। ये बात सबको सही लगती है, सारे साथी मान जाते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर चौथे दृश्य में हम देखते हैं कि शाम का समय हो चुका है, लेकिन बूंदी के दुर्ग में अभी भी युद्ध चल रहा है और वो असली युद्ध है, ना कि नकली जैसी की योजना थी। और ये बात महाराणा को पता चलता है कि ये जो दिन भर का युद्ध है वो वीर सिंह और उसके कुछ साथियों के द्वारा होता है। तो महाराणा ये कहते हैं कि अच्छा है कि खेल में कुछ वास्तविकता यानी असलियत आ गई है, जो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, लेकिन वीर सिंह जैसे वीर के प्राण की रक्षा अगर हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो अभय सिंह कहता है कि मैंने ऐसी कोशिश की थी, सफेद झंडा फहराकर मैं वहां गया था और मैंने उसे कहा था कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि ये नकली है, तो इसकी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण क्यों त्याग रहे हो। लेकिन वीर सिंह नहीं माना, उसने कहा कि नकली बूंदी का दुर्ग होते हुए भी ये मेरे बूंदी का प्रतीक चिन्ह है और उसका अपमान यानी कि मेरी बूंदी का अपमान है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बात से महाराणा बड़े प्रभावित होते हैं और कहते हैं धन्य है ऐसे वीर, और जिस माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया वो माँ, और जिस धरती में ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं वो धरती, दोनों सम्माननीय हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि एक जोर का धमाका होता है और वीर सिंह की मृत्यु हो जाती है। वीर सिंह को वहां से लाया जाता है, लेकिन अब महाराणा की जो अंतरात्मा है उसे कुरेदती है, उसे कहती है कि ये व्यर्थ का दंभ था, बेमतलब का घमंड था, जिस घमंड की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, वीर सिंह जैसे वीर व्यक्ति की जान चली गई। और जब वो दुखी थे इस बात के लिए, उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही थी, उन्हें तकलीफ पहुंच रही थी, उसी समय चारनी वहां आती है और उन्हें ताना देती है, उन्हें टॉन्ट करती है कि अच्छा हुआ, अब तो आप खुश हो गए होंगे, आपके कलंक का टीका भी धुल गया होगा, आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, आपका विजय पताका लहरा रहा है, आपकी विजय दुदुम्भी बज रही है, तो आप खुश हो जाइए, आप दुखी क्यों हैं। तो महाराणा उस समय कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरा मन वैसे ही पश्चाताप से बहुत ज्यादा दुखी है और मत मुझे दुखी करो। ये सब कहकर वीर सिंह की वीरता ने मेरी आंखों पर से घमंड का पर्दा हटा दिया है, मुझे दिखा दिया है कि सिर्फ मैं वीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने मातृभूमि, अपने राज्य की रक्षा करना नहीं चाहता, बल्कि ऐसे यहाँ पे
सैकड़ों, हजारों और सारे राजपूत ऐसे ही वीर हैं। तो मुझे किसी को अपने अधीन नहीं करना चाहिए, बल्कि मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर कोई भी मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को मैं अब समझ चुका हूँ। फिर वहाँ पे बैठ करके महाराणा ये कहते हैं कि क्या मैं क्षमा मांगू, मैं माफ़ी मांगू तो मुझे बूंदी के राव माफ़ करेंगे? तभी राव हेमू वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं बिल्कुल, हम क्यों आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे के भाई हैं। सारे राजपूत जो हैं वो आपस में बंधु हैं और सब अपने देश की रक्षा ही करना चाहते हैं। कोई भी अपने लिए यहाँ पे ना जीता है ना मरता है, सबकी एक ही इच्छा है अपने देश की रक्षा। तो हम लोग भाई बंधुओं की तरह मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। और इसके साथ ही महाराणा इस बात को मान लेते हैं और वीर सिंह के शव के आगे वो सब अपने सर झुकाते हैं, उनको सम्मान देते हैं और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी का उद्देश्य है देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझाना, देश के प्रति इस भाव को जगाना कि हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन हर परिस्थिति में हर जगह पर हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए हमें कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, अपनी मातृभूमि का अपमान हमें नहीं होने देना चाहिए। जैसा कि इस पाठ में हमने वीर सिंह के पराक्रम को देखा और ये जानते हुए भी कि वो यहाँ पर जीत नहीं सकता, उसकी मृत्यु तय है, वो अपने देश के लिए लड़ता रहता है। उसी प्रकार हमें भी ये मान लेना चाहिए कि भले हमें तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन अपने देश के सम्मान पे आंच नहीं आने देंगे। यहाँ तक कि अपने देश के प्रतीक चिन्हों का भी सम्मान करना हमारा धर्म है। ये उद्देश्य है। अब आते हैं शीर्षक की सार्थकता। मान का मतलब होता है सम्मान, इज्जत। यहाँ पर मातृभूमि की मान के लिए ही ये इतनी बड़ी घटना घटी, ये इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें इतने लोगों ने, इतने वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए। ये जानते हुए भी कि ये युद्ध जीतना असंभव है, वो युद्ध में भाग लेते हैं क्योंकि उनकी मातृभूमि का मान जो था वो दांव पर लगा हुआ था। इससे पहले भी देखते हैं कि लाखा जो थे वो भी अपने मातृभूमि के मान के लिए ही सबको एकत्रित करना चाहते थे, एक केंद्र में लाना चाहते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी कहानी में मातृभूमि यानी कि अपनी जन्मभूमि, अपने देश के रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। अतः कहानी का ये शीर्षक पूरी तरह से सार्थक, सटीक और उचित है। तो बच्चों, ये पार्ट भी आप लोगों का ज़रूर क्लियर हो गया होगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।